रही है कि छुट्टी मना रही भाई? अभी काहे के लिए छुट्टी मंगा रही है? चलिए, लैंड यूज चेंजेस इन पैटर्न्स ऑफ लैंड यूज, राइट? ये टॉपिक है। इसी टॉपिक हिंदी में हो जाएगा आपका जो है भूमि उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन, है ना? भूमि उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन। इसी टॉपिक के साथ साथ टॉपिक नंबर सेकंड जो है आपका रिसोर्सेस, वहाँ पे लैंड रिसोर्सेस करके भी टॉपिक है। तो ये वाला टॉपिक आपका पेपर सेकंड में ही लैंड रिसोर्सेस करके टॉपिक है। उसमें भी लगभग सेम कंटेंट आएगा आपका जो है, सेम कंटेंट आएगा। लैंड रिसोर्सेस दिया होगा, है ना? भूमि संसाधन दिया है, तो टॉपिक भी यहाँ पे कवर होगा, ठीक है? तो संसाधन का मतलब समझते ही आप लोग। संसाधन का मतलब क्या बताया था? संसाधन का मतलब प्रॉफिटेबल हो, ठीक है? तो संसाधन संसाधन कहलाने के लिए कहा था कि 3 क्राइटेरिया होना जरूरी है ना? एक तो आपका इजीली एक्सेसिबल हो, तो फिर तो हाँ, तो पहला है कि किस, हाँ ठीक है, समझ रहे हो, कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ। तो यहाँ पे रिसोर्सेज संसाधन कहलाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट कहा किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, है ना? पहला क्राइटेरिया क्या बताया था? फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन, एनी नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, है कि नहीं? ह्यूमन नीड्स फुलफिलमेंट, कोई भी चीज संसाधन कहलाएगी जब वो किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, है कि नहीं? कोई भी वस्तु जो है, सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है संसाधन कहलाने के लिए, कि कोई भी वह वस्तु जो किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं की क्या करती हो? पूर्ति करती हो। आगे बस समझ में। लेकिन दूसरा बताया था कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो ड्रग्स भी करता है ना? ड्रग्स लेके दूसरे दुनिया में पहुंच सकते हो, है कि नहीं? ट्राई मत करना, लेकिन ड्रग्स लेने के बाद आदमी जो दूसरी दुनिया में चला जाता है, तो इसीलिए दूसरा क्राइटेरिया जो लिखा गया वह समाज के द्वारा स्वीकृत हो, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। समाज के द्वारा क्या हो आपके जो है स्वीकृत, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, है कि नहीं? तो इसलिए ड्रग्स और वाइन वगैरह का उपयोग जो हमारे समाज का रिसोर्स नहीं कहलाएगा, उसी को दवाई के रूप में यूज करेंगे तो ठीक है, रिसोर्स कहलाएगा, ठीक है? और तीसरा बताया था रिसोर्स कहलाने के लिए तकनीकी उपलब्धता, हाँ, तकनीकी उपलब्धता, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी, तकनीकी उपलब्धता। तो कोई भी चीज़ तभी संसाधन बनता है जब उसका उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक आ जाए, अदरवाइज संसाधन नहीं बन पाएगा। इसलिए संसाधन क्या कहा जाता है? संसाधन होते नहीं, है ना? इसलिए स्टेटमेंट दिया जाता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं ना, इसलिए स्टेटमेंट किया जाता है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। आगे बस समझ में। रिसोर्सेस नॉट फाउंड इट फॉर्म्ड, नॉट फाउंड इट्स फॉर्म्ड, क्लियर है?
क्या चंद्रिका 3 बजे क्लास रहती है? ठीक है, उसके लिए 15 मिनट अलग से एक्स्ट्रा दे रखा है मैंने, खुद 15 मिनट लेट, लेकिन बीच में आओगे तो फिर आधा आगे की क्लास भी कैसे समझ में आएगी? चलिए आगे भी समझ में। तो सबसे पहली बात, संसाधन की परिभाषा याद रखना है। और सबसे बड़ा संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन देखा जाए तो बाकी उसके ऊपर अवेलेबल है, तो वह कौन सा हो गया हमारा? लैंड रिसोर्सेज, क्योंकि जो भी है हम लैंड के ऊपर ही करते हैं, लैंड के ऊपर ही मिलता है कि नहीं? तो हम लोग पूरे भूमि का उपयोग हमारी अपनी सभी ज़रूरतों की पूरी करने के लिए करते हैं, है ना? खाना खाना है तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री चलाना है तो माइनिंग, है ना? रहना है तो घर बनाते हो, भूमि पर ही बना रहे हो, तो हर चीज़ भूमि पर है। तो इसलिए सभी रिसोर्सेज में सबसे मेन रिसोर्सेज कौन सा हो गया आपका? लैंड रिसोर्सेज। बाकी सब उसी के ऊपर ही है, तो उसी में फिर तो यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि लैंड का यूज मनुष्य अपने किन किन कार्यों के लिए करता है ना? लैंड का यूज जो है, लैंड रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग हम लोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं? तो और सभी कार्यों के लिए करते हैं, इसलिए लैंड रिसोर्सेज हो गया। तो इस भूमि के उपयोग में आपका उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं, ये आपको देखना है। तो सभी कार्यों के लिए करते हैं वैसे तो, है ना? लेकिन उसी को राजस्व विभाग ने, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है? कुछ विशेष कार्यों के लिए क्लासिफाई किया हुआ है, तो उनको देखना है। तो किन किन कार्यों के लिए करते हैं ये आ जाएगा हमारा। और जो हमारा सिलेबस है, पैटर्न ऑफ लैंड यूज चेंज, तो इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता के समय 1951 के समय की स्थिति क्या थी, और वर्तमान में 2014 का डेटा होगा हमारे पास, 14 की स्थिति, 14 का डेटा है तो वर्तमान स्थिति लिख सकते हो, जो 14 का अभी अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि लैंड का सर्वे रोज तो नहीं होता है, 8-10-15 सालों में, इससे पहले 8-9 का डेटा अवेलेबल था, है ना? तो अभी हमारे पास एनसीईआरटी में जो दिया हुआ कौन सा है आपका? 14 का दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए ये देखना है, और क्यों हुए वो समझना है। और फिर लास्ट में समस्या क्या, आज की डेट में लैंड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स क्या, ये 3-4 चीज़ देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो सबसे पहला लैंड रिसोर्सेज क्या है, हो गया। अब लैंड का यूज हम लोग किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं, तो उसके लिए राजस्व विभाग, भारत के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 9 भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो उसको पहले देखेंगे। चले आगे, चलो आगे, तो उसी को फिर देखेंगे। लैंड यूज पैटर्न, तो हम लोग लैंड यूज किस उद्देश्य से करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे लैंड यूज, भूमि का उपयोग किन किन उद्देश्यों के लिए होता है, कौन कौन से कार्यों के लिए होता है। किन किन उद्देश्यों के लिए होता है, तो उसको डिवाइड किया हुआ है। संस्था का नाम, रिपोर्टिंग एरिया आपका जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, भूमि राजस्व विभाग, तो भूमि, हाँ भूमि या भू राजस्व लिख लो, ठीक है। अब तुम्हारा पाला पड़ा होगा इसलिए याद है तुम्हें, ठीक है। तो उन्होंने जो है कितनी कैटेगरी बनाई हुई है, 8-9 कैटेगरी, 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आपके जो है भूमि उपयोग को लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, हमारा जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाए हुआ है, भू अभिलेख, भू राजस्व अभिलेख, इसमें कितने कैटेगरी बनाई हुई है, 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया। लैंड को जो है कैटेगोरीज में डिवाइड किया हुआ है, 9 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। कितने भागों में आपका? 9। तो 9 को देखेंगे, उसके बाद फिर क्या चेंजेस हुआ वो देखेंगे डेटा। चले आगे। तो सबसे पहला है आपका फॉरेस्ट,
वन, सबसे पहला है आपका जो है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बहुत सारे पृथ्वी पर मोस्ट ऑफ द पार्ट में क्या मिलता है आपका जो है, फॉरेस्ट मिलता है। तो ये आपका फॉरेस्ट के लिए यूज होता है, फॉरेस्ट के रूप में हमारे अर्थ पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वर्तमान में आपका 2021 का डेटा होगा, 23 का आने वाला होगा। फॉरेस्ट हर 2 साल में वन रिपोर्ट आती है, वन रिपोर्ट आती है आपकी हर 2 साल में। तो अभी 2021 का है, 2023 का डेटा अभी आया नहीं है, तो 2023 का आएगा अभी। तो इसके अनुसार देखेंगे तो अप्रोक्स 25%, 24 पॉइंट समथिंग परसेंट है। तो अप्रोक्स 25% हमारा क्या है, पूरे जोग्राफिकल एरिया का अप्रोक्स लिख लेना, लगभग आपका जो है 25% क्या है, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 24.7 समथिंग है ना। तो वो क्या मिलता है आपका जो है, वन से ढका हुआ क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर रीजन है। तो अप्रोक्स तो वन हमारा वर्तमान में कितना है, वर्तमान की स्थिति है 24.7 कुछ है आपका, ये भी लिख सकते हो आपका वर्तमान में। तो ये बढ़ेगा आगे, तो रिपोर्ट आएगी तो चेंज होते रहेगा। 1951 में कितना था वो देखेंगे। तो पहला समझ में आ गया, वन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो हमारे एनवायरमेंट, इकोलॉजी, उन सब के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बीच में घटा था, फिर हम लोग बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो फिर से फॉरेस्ट थोड़ा सा क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, गैर कृषि कार्य के लिए, गैर कृषि कार्य के लिए। तो इसमें क्या आएंगे, एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते, एग्रीकल्चर के अलावा गैर एग्रीकल्चर, वो सब नहीं आएंगे। एनिमल आपका एग्रीकल्चर में ही आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर वर्ड यूज करेंगे तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री अपने आप आ जाती है, फिशरीज आ जाती है, प्राइमरी एक्टिविटीज सभी आ जाएंगी। यहाँ पे गैर कृषि का मतलब है, हाँ, जो भी हमारे हाउसेस बने हुए ना, आपके जो है रोड्स बने हुए, रेल्स बने हुए, आपका इंडस्ट्रीज वगैरह लगी है ना, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, जो भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। आगे बस समझ में। तो किस में आ जाएंगे आपके, नॉन एग्रीकल्चरल, गैर कृषि कार्य में भूमि का उपयोग। तो ये आ जाएंगे आपके जो गैर कृषि कार्य में। तो इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो बढ़ रहा होगा, है ना। फॉरेस्ट में तो जैसे मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर बीच में कम हुआ, उसके बाद फिर हमने ध्यान देना स्टार्ट किया फॉरेस्ट कवर रीजन को बढ़ाने के लिए। तो फॉरेस्ट वर्तमान में बढ़ रहा है ना। तो हमको यहाँ पे सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग लैंड यूज पैटर्न करके हमारा है आपका जो है लैंड यूज पैटर्न है, तो इसमें हम ये देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, वो थोड़ा सा लास्ट में उसी को हमको देखना है। चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि बढ़ रहा है या घट रहा है, क्लियर है। तो ये कॉमन सेंस लगाओगे तो क्या होगा, बढ़ रहा होगा, क्योंकि हम लोग बिल्डिंगें बढ़ाई जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रहे हैं, तो बढ़ेगा डेफिनेटली, कॉमन सेंस है। फिर नेक्स्ट है बैरन एंड वेस्टलैंड्स, बैरन एंड वेस्टलैंड्स, हिंदी में हो जाएगा आपका जो बंजर भूमि, बंजर और क्या होगा बैरन का आपका जो है बंजर भूमि के रूप में आपका जो है बंजर भूमि। इंग्लिश में भी लिख सकते हो बैरन एंड वेस्टलैंड इंग्लिश में। तो इसमें किसको रखते हैं, इसमें जो है बैरन एंड वेस्टलैंड में उसको रखते हैं कि जो हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर भी ले तो भी उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। बैरन या वेस्टलैंड का मतलब यहाँ पर हो गया बंजर भूमि, का मतलब क्या हो गया कि तकनीकी विकास के बावजूद कृषि के लिए
गैर उपयोगी। तकनीकी विकास के बावजूद कृषि विकास संभव नहीं। कृषि का विकास संभव नहीं। ऐसे भूमि को किस में रखेंगे? बैरन या वेस्टलैंड में। इंग्लिश में लिख लेंगे आप क्या जो है, कांट बी ब्राउट अंडर कल्टीवेशन। नॉर्मली या जनरली इट कांट बी ब्राउट अंडर कल्टीवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। आ रही बात समझ में कि आज की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उपलब्ध तकनीकी उपलब्धता के बावजूद भी हम जिसको कृषि के लिए यूज नहीं कर पाएंगे उसको इसमें रखा जाता है। जैसे आपका इसमें क्या आ जाएंगे, डिजर्ट्स आ जाएंगे, आपके हिली टेरेन्स आ जाएंगे, पहाड़ी, आपका मरुस्थल, पहाड़ी भूभाग आ जाएंगे आपके, पहाड़ी भूभाग। हिली टेरेन्स का मतलब पहाड़ी भूभाग आ जाएंगे आपके, जो आ जाएंगे। बीहड़ रीजन आ जाएंगे, रेवाइंस, चंबल की घाटियां बताया था ना, चंबल वाला क्षेत्र, बीहड़ वाला क्षेत्र, बीहड़ जो उबड़ खाबड़ पूरे क्षेत्र है वो आ जाएंगे आपके रेवाइंस वाले। तो ऐसे लैंड्स को हम किस में रखेंगे? बैरन या वेस्टलैंड में रखा गया है। आ रही बात समझ में? तो बैरन या वेस्टलैंड का मतलब हो गया कि कितना भी हम अभी तक जो तकनीकी विकास किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन रीजन्स को कोशिश कितनी भी कर ले एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते, तो ऐसे को रखा गया। नेक्स्ट आपका जो है इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, हिंदी में स्थायी चारागाह। स्थायी चारागाह हिंदी में हो जाएगा आपका स्थायी चारागाह। तो इसमें क्या आएगा समझ ही गए होंगे। तो ये हाँ मतलब ये जनरली या तो सरकार के अंतर्गत या पंचायत भूमि के अंतर्गत गाँव में होता है ना चारागाह वगैरह, है ना, जहाँ पे कुछ चारागाह उगाए जाते फिर बेचा उचा जाता है या फिर जैसे भी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पंचायत या गवर्नमेंट के अंतर्गत जो परमानेंटली क्या होती है, इसमें जो है गायों जानवरों को खिलाने के लिए आपका चारा उगाया जाता है, फॉडर आपके जो है ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसको इसमें रखा जाएगा। आगे भी समझ में। तो इसमें क्या आ जाएगा, अंडर द गवर्नमेंट और पंचायत, सरकार या पंचायत के अंतर्गत पशुओं के चारे के लिए उपयोग में आने वाली भूमि। अंडर द गवर्नमेंट और पंचायत, अंडर द गवर्नमेंट और पंचायत a small proportion of the land which is used for एनिमल हस्बेंड्री ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फॉडर चारा उगाने के लिए, जो चारा उगाने के लिए यूज किया जाता है ना, इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस में रखते हैं। पंचायत के अंदर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, पंचायत भूमि में रखते हैं ना, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, लैंड ओन्ड बाय द विलेज पंचायत, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। आ रही बस समझ में। तो इसमें स्थायी चारागाह जानवरों को खिलाने के लिए कुछ भूमि या तो गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ दी जाती है या यूज की जाती है। फिर आ जाओ
ठीक है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, एरिया अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, GROVES क्या होता है इसका मतलब हिंदी में? झाड़ियाँ, झाड़ियाँ। ठीक है, तो इसमें हिंदी में क्या लिखोगे कि वृक्ष, फसल एवं झाड़ियों के अंतर्गत के क्षेत्र। पेड़ भी, झाड़ियाँ, ग्रो का मतलब पेड़ से ही है वैसे। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स मतलब अन्य पेड़ पौधे और वृक्ष, अन्य पेड़ पौधे और वृक्ष के लिए उपयोग में लाने वाली भूमि। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सड़कों के किनारे पेड़ वेड़ दिखाई देते हैं आप लोग को, उसको फॉरेस्ट में नहीं रखते ना हम लोग। फॉरेस्ट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में कई सारे पेड़ पौधे मिलते हो, तो उस पूरे जोग्राफिकल एरिया को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये जो आपके घर में एक पेड़ होगा तो उसको थोड़ी बोलेंगे फॉरेस्ट में रह रहे हो तुम लोग तो है ना। और सड़कों के किनारे इस तरीके से, और किसी ने क्या बोलते हैं, कुछ गार्डनिंग या खेती किसानी में भी, जैसे आपका क्या बोलते हैं, अमरूद का बागान लगा दिया, आम के बागान लगा दिए, तो वो नेट सोन एरिया में नहीं आएगा। फिर जो पढ़ेंगे नेट सोन एरिया, नेट सोन का मतलब शुद्ध बोई गई फसल वाला क्षेत्र। तो शुद्ध बोई गई फसल वाला जो उसको हम नेट सोन एरिया कहेंगे, उसमें वो कंसिडर नहीं होता है। तो इसको किस में कंसिडर करेंगे? इसमें, इसके अंतर्गत करेंगे। आ रही बात समझ में? तो मिसलिनियस में क्या क्या आ जाएंगे आपके, जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कोई आपका गार्डन है, गार्डन के अंतर्गत कोई है, या इसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। हाँ, हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी करते हैं हम लोग, कुछ भी फ्रूट्स लगाते, संतरे का बागान, आम का बागान, ये सब लगाते हैं ना भाई। तो ये सब, एप्पल के बागान, ये सब आ जाएंगे। इन अदर ट्रीज, इन अदर ट्रीज कहाँ कहाँ पे? घर के अंदर, सड़क के किनारे, सब भी आ जाएंगे इसमें, जो प्राइवेटली निजी हाथों में होगी। हाँ, फार्म हाउस भी आ जाएगा इसमें, है ना। मतलब जंगल के अलावा जो भी चीज़, जंगल है एक तो होता है, फॉरेस्ट हो गया नेचुरल, फिर हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे, धान गेहूँ चावल जो भी उगाते हैं वो सब उगाएंगे। उनके अलावा भी जो इस तरीके से किए जाते हैं वो किस में आएंगे? मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स से आएंगे। फार्म हाउस में भी जो आप उगाते हैं वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। हाँ, सब आ जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर जो खेत होता है, खेत के अलावा जहाँ कहीं भी कुछ उगा रहे हैं वो सब आ जाएगा। ठीक है, आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका। इसके बाद है आपके जो है करंट फेलो, वर्तमान प्रतिभूमि। करंट फेलो, वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है? फेलो लैंड का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, है ना। फेलो लैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे होता है ना, हम कृषि करते लेकिन उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी वो कम होती जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक आध साल के लिए वहाँ पे खेती किसानी नहीं करते हैं। तो उस वैसे लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? फैलो लैंड या प्रतिभूमि कहते हैं। आगे बस समझ में। तो पहले तो फैलो लैंड का मतलब लिख लीजिए साइड में आप लोग अपने हिसाब से। हाँ हाँ, आपका जो है टाइम थोड़ा 1 ईयर ले सकते हो। द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, है ना। कम से कम 1 साल
या एक से अधिक सालों के लिए क्या होता है आपका जो है, दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। एक कृषि वर्ष या एक कृषि वर्ष से अधिक के लिए हम क्या कर देते हैं, जिसको बिना कृषि के छोड़ देते हैं, बिना फसलों के छोड़ देते हैं। आगे बस समझ में, तो इसको हम लोग कहेंगे करंट फैलो लैंड। तो ये हो गया आपका जो है, तो ये कम होगा ज़्यादा होगा, ठीक है कम होगा कि आज के डेट में फैले वाले छोड़ते तो है नहीं हम लोग, है ना। जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर करके क्या करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो इसलिए कम होगा, बाद में चेंज में देखेंगे इसको। उसके बाद आ जाओ करंट फेलो के अलावा नेक्स्ट है फेलो अदर देन करंट फेलो। फेलो अदर देन करंट फेलो, प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा प्रतिभूमि, हाँ 1 से 5 साल के बीच, लेस देन 5 ईयर। कल्चरेबल लैंड, हाँ तो करेंट का मतलब अभी वर्तमान में छोड़ रखा है ना। और इसमें क्या हो गया कि हाँ 1 साल से ज़्यादा छोड़ के रखा है, ठीक है। इसमें फेलो इट इज आल्सो कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर। इसमें करंट फेलो में लग देना कि एटलीस्ट 1 ईयर, अभी मतलब कहने का मतलब 1 ईयर नहीं हुआ होगा, उसको कह सकते। करंट फेलो का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं लेस देन 1 ईयर से क्या है आपका जो है कृषि कार्य नहीं हो रहा है, हाँ इसमें आ गया 1 to 5 ईयर्स के बीच में, ठीक है ना। करंट फेलो का मतलब हो गया कि आज भी जो है 1 साल से कम वाली भूमि जो फेलो छोड़ी गई है वो करंट फेलो में आ जाएगी, और 1 in between 5 आ जाएगा तो उसको उसमें रखेंगे। हिंदी में हो जाएगा वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा प्रतिभूमि, लिख लिया, तो ये उसमें हो गया, राइट। और 5 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोल देते हैं। 5 साल से ज़्यादा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, अलग से कैटेगराइज नहीं है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब कृषि योग्य बंजर भूमि बोल देते हैं। आ रही बात समझ में, हाँ कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब 5 सालों से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड है तो उसको हम लोग कल्चरेबल वेस्टलैंड बोल देते हैं कि जो कृषि के अंतर्गत। तो ये हो गया आपके कितने कैटेगरी हो गए, लास्ट 7 ही हुए। ठीक है, तो क्या छूट गया, करंट फेलो, कल्चरेबल, अच्छा कल्चरेबल वेस्टलैंड पहले आ गया था, इसके बाद लिख लो कल्चरल वेस्टलैंड है इसमें, इसी के बाद डाल दो फिर कल्चरेबल वेस्टलैंड 8वां नंबर। कृषि योग्य बंजर भूमि हिंदी में क्या हो जाएगा, कृषि योग्य बंजर भूमि। तो इसमें 5 साल से ज़्यादा वाले को रख देंगे, ग्रेटर देन 5 ईयर्स फेलो लैंड को किस में रखेंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड में रखेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम कृषि के अंतर्गत ला सकते हैं, तो आइए बस समझ में। और लास्ट है नेट सोन एरिया, हालांकि इसको पहले दे देना चाहिए था, नेट सोन एरिया शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। आगे इसका मतलब समझ गए कि विच, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें फसल कल्टीवेट करते हैं और उसका प्रोडक्शन लेते हैं। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज द नेट सोन एरिया। मतलब आज की डेट में जितने लैंड पर हम क्या कर रहे हैं,
हाँ कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्रॉप क्या कर रहे हैं आपका जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस लैंड को हम क्या कहेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध का मतलब है कि वास्तव में कितने भूमि पर फसल का उत्पादन या फसल बोई जा रही है। क्लियर होगा पॉइंट। तो ये वाला लास्ट वाला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो फसल के अंतर्गत क्षेत्र, फसल के अंतर्गत वास्तव में जितना क्षेत्र है फसल के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका जो है। तो ये 9 कैटेगरीज क्या है आपका दी हुई है। क्लियर पॉइंट। तो लैंड रिसोर्सेज में सबसे पहला तो यही बता देना है कि लैंड का यूज हम ये 9 पर्पज से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। अब इसमें चेंजेस में क्या चेंजेस आया, तो उसके लिए अब डेटा देखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हमारे पास है, कौन सी ईयर का है भाई ये 2014, और कंपैरिजन किससे हो रहा है 1951 है ना। 61 से कंपैरिजन कर रहे हैं 2014-15 का, राइट। तो एक तो है 1960-61 का डेटा है हमारे पास, वेन डायग्राम से भी दिखा, वेन डायग्राम क्या बोलते हैं उसके जो बटा रहता है उसको, पाई चार्ट ना, पाई चार्ट से भी दिखा सकते हो दिखाना चाहो तो। और एक है दो, सॉरी परसेंटेज नहीं आएगा, 1960-61 का है और 2014-15 का है। तो सबसे पहला फॉरेस्ट था हमारा, सबसे पहला कौन सा था फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट 1960-61 में ये था 18.11%, है ना। डेटा याद नहीं रहेगा, बढ़ना या घटना भले याद रख लेना कम से कम, और कॉमन सेंस लगा ही लोगे। और आज की डेट में 2014-15 में तो 23.3% था, और वर्तमान में लगभग मैंने कितना बताया, लगभग 25% से ज़्यादा हो ही गया होगा, है कि नहीं। तो ये बढ़ा है, तो बढ़ा क्यों है समझ में आ ही गया होगा। फॉरेस्ट एरिया क्यों बढ़ा है, क्योंकि हम लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे, है ना। आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण को क्या कर रहे, बढ़ावा दे रहे, है कि नहीं। काट भी रहे, लेकिन काटने के साथ साथ हम थोड़ा सा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के तहत कई सारे नेशनल पार्क बना रहे हैं, कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं। तो इसके कारण से हमारा जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वह थोड़ा सा क्या हुआ है, बढ़ा है ना। 25 से ऊपर हो गया होगा, अभी 2023 का डेटा आ जाएगा कुछ दिनों में। तो कारण भी लिख देना है क्यों बढ़ा है ना। साथ में जब एग्जाम में आएगा चेंजेस, तो क्या चेंजेस आया समझ में आ रहा है ना भाई। अब हम पढ़े लैंड यूज चेंजेस कैसे आया, पहला वाला पढ़े थे लैंड रिसोर्सेस में किन किन कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। अब आपका लैंड यूज चेंजेस जो पूछेगा क्वेश्चन, तो ये डेटा डाल, डेटा मतलब डेटा याद है तो ठीक है, नहीं तो बढ़ रहा है घट रहा है तो जरूर याद रखना। तो फॉरेस्ट रीजन हमारा क्या हो रहा है आपका जो है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। और कारण फॉरेस्ट तो याद कर ही लेना कम से कम, और कारण भी साथ में डाल देना। कारण, इसका कारण डाल देना कि हम लोग एनवायरमेंटल पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं हर कोई। और इंडिया ने जो है पेरिस एग्रीमेंट के तहत भी फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ाने के लिए क्या कर रखा है, अपने जो टारगेट फिक्स कर रखा है। पढ़ा था कुछ क्लाइमेट चेंज वगैरह पढ़ाया था उसमें कि 2030 तक कुछ टारगेट रखा है ना, कुछ कितना % तक कवर करना है। ठीक है, वो तो हाँ होना चाहिए उतना, लेकिन इंडिया ने टारगेट कितना रखा हुआ है, 2030 तक कुछ टारगेट अचीव करें। तो उसमें पढ़ाया था ना पेरिस में जो है आपका पेरिस एग्रीमेंट में
उसको फॉलो करने के लिए हमने खुद से टारगेट फिक्स कर रखा है। और क्या बोलते हैं उसको, इंटेंडेड, क्या नाम दिया था, पेरिस इंटेंडेड, ठीक है। एक, चलिए रिवीजन करेंगे तो आएगा याद। चल दूसरा हमने क्या लिखा था, दूसरा पॉइंट क्या लिखा था आपने इसमें, देखो ना भाई कॉपी में बताओ ना। ठीक है, दूसरा क्या लिखा था, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। तो दूसरे में आ जाओ, उसके सीक्वेंस में नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। तो नॉन एग्रीकल्चर में समझ में आ गया क्या क्या था आपका, है ना, वही रोड, बिल्डिंग्स, है ना, हाउसेस, ये सब आ जाएंगे। तो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का 4.95 था, 4.95, और कॉमन सेंस मैंने कहा था बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग आज की डेट में तो 8.7% हो गया है। तो ये बढ़ रहा है डेफिनेटली, क्यों बढ़ रहा है समझ में आ ही गया होगा, है ना, क्योंकि हम लोग आज की डेट में पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हाउसेस बढ़ेंगे सेटलमेंट के रूप में, है कि नहीं, और उसके लिए रोटी चाहिए, तो रोटी तो खैर एग्रीकल्चर में आ जाएगा। तो नेट सोन एरिया बढ़ेगा, और उसके लिए आपको सड़कें बना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी जो, तो एरिया क्या हो रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है, बिल्डिंग्स बढ़ रहे हैं, शहरीकरण, नगरीकरण बढ़ रहा है, तो बढ़ते ही जाएगा। नहीं मत डालो अपने से, उसमें तो सिर्फ उतना ही चीज़ आएगी ना भाई, है ना, अर्बनाइजेशन इन्फेक्शन में सिर्फ वही चीज़ आ जाएगी। जब इसमें हम लोग क्या लिखे, नॉन एग्रीकल्चर का मतलब सब आ जाए, आपके घर में छोटा सा घर भी बना रहे हो वो भी आ जाएगा, है कि नहीं। अर्बनाइजेशन में सिर्फ अर्बन और उसकी चीज़ें बस आएंगी तो छोटा हो गया हो तो, और नॉन एग्रीकल्चर का मतलब जो भी हम सड़कें बना रहे, घर बना रहे, चाहे पर्सनल यूज के लिए हो, उद्योग लगा रहे, वो सब आ जाएंगे ना, तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, हाँ हाँ ठीक है, तीसरा क्या लिखा था, बैरन एंड वेस्टलैंड, बैरन एंड वेस्टलैंड, राइट। तो बैरन एंड वेस्टलैंड आपका था 18.11%। बढ़ेगा घटेगा, घट रहा है, 5.5% है। क्यों घट रहा है, क्योंकि इसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चर के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, है ना, बैरन और वेस्टलैंड है तो उसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चर के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। तो फिर से वही सड़कें उड़के बना दिए, या फिर कुछ क्या बोलते हैं इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें कमी आई है आपका जो है, इसमें क्या हुई आपकी जो है, कमी आई है। तो कमी क्यों आई समझ में आ गया, क्योंकि बैरन और वेस्टलैंड को हमने किसी न किसी पर्पज से यूज करना स्टार्ट कर दिया, या उसका यूज किया हुआ है, समझ गया ना भाई। तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्या था हमारा, ठीक है, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, है ना, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, स्थायी चारागाह, स्थायी चारागाह। तो ये हमारा था 4.71% था, और ये बढ़ करके हो गया आपका 4.7, परमानेंट वाला है ना, तो ये हो गया, कम हो गया 3.3%, बढ़ करके नहीं हुआ, घटा, ये 3.3%। क्यों घटा समझ में आ ही गया होगा, है ना, आजकल हम लोग चारा वारा कहाँ उगा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका, कम हो गया, है ना। जानवर पशुपालन, इससे समझ में आता है कि पशुपालन वगैरह भी क्या हो रहा है, कम थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब परमानेंट वाला तो नहीं है, बाकी तो ऐसे हो सकते हैं। तो इसमें भी कमी आ रही, क्यों कमी आ रही समझ में आ गया, क्यों कमी आ रही होगी, क्योंकि स्थायी चारागाह वगैरह अब कम होते जा रहे हैं, है ना। पहले स्पेशली छोड़ देते थे, लेकिन अब सब लैंड का हम किसी न किसी पर्पज से यूज करना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स, है कि नहीं। इसमें क्या कहता है आपका कॉमन सेंस,
घट गया हो गया, बढ़ रहा होगा है, घट गया होगा। ठीक है, इसमें आपका इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये आपका 1.5% था, अब 1% हो गया है। 1.5% अब क्या हो गया आपका जो है 1% हो गया है। क्लियर है? डिक्रीज, पेड़ पौधे काट ही रहे हैं ना हम लोग, तो लगा कहाँ रहे, काट जो थोड़ा बहुत घर भर में है, सड़कों के किनारे है, हम कमी करते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया आपका, कम हो गया। नेक्स्ट, करंट फैलोलैंड। करंट फैलोलैंड वर्तमान प्रतिभूमि। तो वर्तमान प्रतिभूमि आपका आते हैं, ठीक है, ये है आपका 3.73% था, 4.9%। बढ़ा कैसे 4.9%? तो करंट प्रतिभूमि कैसे बढ़ गई भाई? हो सकता है कारण, ठीक है, हाँ ये काम भी ठीक है। वर्तमान में हम लोग कई सारे एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉटिंग वगैरह करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इस कारण से कुछ इसमें आपकी वृद्धि हुई है, ठीक है। करंट फेलो लैंड, उसके अलावा क्या था फिर, फेलो अदर देन करंट फेलो, ये आपका 3.5 से 3.6 हुआ है। नहीं नहीं, फेलो अदर देन फेलो था ना, फेलो अदर देन करंट फेलो है ना, फेलो अदर देन करंट फेलो मतलब वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा प्रतिभूमि। तो ये आपका 3.5% था पहले, बढ़ करके 3.6 हुआ है, बढ़ गया ये भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये भी क्यों बढ़ा होगा आपका प्रतिभूमि के रूप में, मतलब 1 से 5 साल वाले में थोड़ा सा बढ़ा है। इसमें भी वही सब आ जाएंगे, प्लॉटिंग व्लॉटिंग घर बनाने के लिए जगह छोड़ के एग्रीकल्चर की तुलना में जो है ये आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा किसमें आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो कल्चरल 6.23% था, 6.23% था, और ये कम हो गया 4%। ये भी समझ में आ गया होगा कम क्यों हो गया, क्योंकि जो कल्चरेबल था उसका हम लोग फिर से क्या कर लिए, कृषि में ले लिए, क्योंकि खाली ना छोड़ करके। आगे बस समझ में। और लास्ट बच गया हमारा नेट सोन एरिया। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, नेट सोन एरिया बड़ा होगा घटा होगा, थोड़ा सा घटा है, 46.26 था पहले, थोड़ा सा घट के 45.5%। तो ये चिंता वाली बात है, फसल के अंतर्गत क्षेत्र हमारा कम हो रहा है। तो खाओगे क्या, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन हम लोग फिर वही अर्बनाइजेशन प्लॉटिंग व्लॉटिंग कर रहे हैं ना, सब एग्रीकल्चर लैंड को घर बना दे रहे, ये सब कर दे, इसके कारण से क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो कारण जरूर लिख देना, कारण उसका समझ में आ गया आप लोग को। कृषि योग्य भूमि को हम अन्य चीज़ों में क्या कर रहे हैं, यूज करना स्टार्ट करने के कारण से यह कमी हो रही है, जो कि चिंता का विषय है कि नहीं, जो कि चिंता का विषय है। तो ये आपका नेट सोन एरिया आज के डेट में 45.5% के आसपास है। तो ये सिलेबस में जो पूछा था कि लैंड इज चेन पैटर्न क्या है, तो ये पैटर्न दिखाई देता है। तो इतना डेटा तो याद नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता कोई याद कर पाएगा, लेकिन बढ़ा है घटा है ये याद रख लेना, और कारण जरूर बता देना, है ना। कितना बढ़ा डेटा याद है तो ठीक है, नहीं बढ़ा नहीं है तो कम से कम कि जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट हो तो याद कर ही लेना, जैसे ये एनएसए है आपका, नेट सोन एरिया, तो याद कर सकते हो, है ना। बीच के एक आध दो चीज़ें फॉरेस्ट का याद कर लेना, और जिसका याद नहीं है कम से कम उसका ये बता देना है कि वह बढ़ा होगा या घटा होगा, और घटा है तो क्यों घटा है, बढ़ा है तो एक कारण बस उसके साथ
मेंशन कर देना है। तो उसके उससे पूरा ये टॉपिक आया भी है साथ, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइन टू लाइन सिंक पूछा हुआ है। तो एक टॉपिक समझ में आ गया वाला। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, भूमि संसाधन की समस्याएं पूछेगा, क्योंकि हम रिसोर्सेस वाला भी पढ़ रहे हैं। तो भूमि संसाधन की समस्याएं या भूमि संसाधन की क्या समस्याएं बताओ, तो उसको भी निपटा ही देते हैं। तो भूमि संसाधन, तो इसको हम लोग कहते हैं भूमि संसाधनों में क्या हो रहा है, कमी आ रही, ह्रास आ रहा है, भूमि ह्रास, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। ये भी शायद क्वेश्चन आया हुआ, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब कि है ना, भूमि क्षय या भूमि ह्रास से लैंड डिग्रेडेशन का मतलब हो गया। डिग्रेडेशन वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो है किसमें, पॉजिटिव के लिए। हाँ, आपके जो है कि जो भूमि की जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसमें क्या हो रही है, आपकी कमी आते जा रही है, प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है हमारी, कम होती जा रही है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ लैंड स्टार्टेड टू डिग्रेडेट, है कि नहीं। क्वालिटी ऑफ लैंड क्या होती है आपकी जो है, उसमें कमी आने लगती है, भूमि की गुणवत्ता में, भूमि की गुणवत्ता में कमी होने लगती है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, लैंड डिग्रेडेशन की कहलाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड रिसोर्सेस या लैंड डिग्रेडेशन, कुछ भी हेडिंग हो सकती है। लैंड डिग्रेडेशन है ना, भूमि संसाधनों में ह्रास या भूमि ह्रास, आ गई बस समझ में। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर समस्या तो नहीं है, तो परिभाषा एक लाइन बता देंगे हम लोग। अब कारण देखेंगे तो कारण बता दो, बस कारण पहले बता दो। तो लैंड डिग्रेडेशन के कारण में कुछ नेचुरल कॉजेस निकल सकते हैं, तो कुछ नेचुरल कॉजेस भी निकाल लो जिसके कारण से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, और कुछ आपका एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित, कुछ आपके प्राकृतिक। आगे बस समझ में। तो ये हम लोग कर सकते हैं। नेचुरल बहुत सारे आएंगे आज की डेट में, ठीक है। फ्लड के कारण से हो सकता है, ड्राउट के कारण से हो सकता है, लैंडस्लाइड्स के कारण से हो सकता है ना। वॉल्केनो तो खैर इंडिया में नहीं है, फिर भी कारण तो हो सकता है, हाँ कारण हो सकता है, लेकिन इंडिया में नहीं है, ठीक। डिजर्टिफिकेशन के कारण से, नेचुरल का मतलब यहाँ पर जो है, हालांकि उसका कंसिक्वेंसेस में डिजर्टिफिकेशन आएगा। तो ये तो कारण में फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, इसके कारण से भी कई सारे क्षेत्र क्या हो जाते हैं आपके जो है, ठीक है। क्या हुआ, चक्रवात से भी हो सकता है, और सॉइल इरोजन। नेचुरल में तो उतना नहीं आएगा, मैन मेड ज्यादा होता है। हाँ हाँ, फ्लड के कारण से पूरा लैंड आपका कभी कभी क्या होता है, बंजर हो जाता है, या फिर उसकी क्वालिटी गिर जाती है, बाढ़ वाटर लॉगिंग हो गया, कुछ हो गया था कि नहीं। तो ये थोड़ा सा, तो कुछ नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं, लेकिन मेन है आपका एंथ्रोपोजेनिक, मेन है आपका जो है। तो एंथ्रोपोजेनिक में फिर से वही आएंगे, डिफॉरेस्टेशन, ये सब डाल दो भाई पूरा का पूरा, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, है कि नहीं। हाँ हाँ, वो सब आ जाएंगे आपका।
नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया, बढ़ रहा है आपका, तो डाल दो डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, लिख लिया हिंदी वाले, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग आ जाएगा, खनन, राइट। और फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर कर दो सीधा सीधा, कंक्रीट स्ट्रक्चर में वृद्धि हो रही है कि नहीं, उसके कारण से सॉइल इरोजन बढ़ रहा है इसके कारण से। फिर नॉन साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, नॉन साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गैर वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक कृषि भूमि उपयोग, समझ गए ना। हाँ, आप क्या जो है, या फिर पॉल्यूशन डाल सकते, डायरेक्टली पॉल्यूशन डाल सकते हो आप क्या जो है ना, या फिर पॉल्यूशन के कारण से भी, प्लास्टिक या सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन के कारण से, कई पॉल्यूशन के कारण से भी, आई ना बात समझ में, ठीक है। और इसके अलावा ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन भी आ जाएगा, भूमिगत जल का नीचे गिरना, फॉलिंग डाउन ऑफ ग्राउंड वाटर, समझ गए ना, भूमिगत जल का नीचे जाना भी आ जाएगा। बहुत इजी, सब ज्योग्राफी को बदनाम कर, ज्योग्राफी को ठीक से पढ़ाने वाला चाहिए, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप एज ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। एक दो टॉपिक तो मिलेंगे शुद्ध ज्योग्राफी के, वो भी साइंटिफिक है, उसमें कुछ भी मतलब इतना भी साइंटिफिक नहीं है कि साइंस एंड टेक टाइप का दिमाग लगाना पड़े, एक कॉमन समझ के साथ उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। और बाकी सब एक कॉमन सेंस वाले टॉपिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑप्शनल के साथ, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ, कि वहाँ के टीचर जो है ये 2-3 मेन टॉपिक पढ़ाते हैं, जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो, ओशनोग्राफी और ये 2-4 ऊपर के, बाकी पूरा सिलेबस कोई कवर नहीं करता है। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे 3-4-5-6 महीने तक क्या करते हैं, यही टॉपिक पढ़ाते रहेंगे, जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो, ओशनोग्राफी और 1-2 टॉपिक और ऐसी वाले इंडियन ज्योग्राफी का, फिजिकल वगैरह, और उसके बाद क्या करते हैं, नोट्स देके बाकी सिलेबस खत्म करके निपटा देते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है कि बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है, और जब पेपर देने जाता है तो उसको पता ही नहीं होता कि इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि नोट्स, जैसे मैं आपको, ये मेरे पूरे नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ नोट्स दे दूंगा तो तुम उतने अच्छे से इसको समझ नहीं पाओगे जितने अच्छे से मैं समझाने के बाद उस नोट्स को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और मैंने कहा कि नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना ही समझ गया तो आप आराम से आंसर हैंडल कर देते हो। तो दिल्ली में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज्योग्राफी ऑप्शनल की बर्बादी का, ठीक है, कि वहाँ जितने भी सो कॉल्ड जो नॉन टीचर्स है वो कोई भी वहाँ पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं पूरा पढ़ाता था, इसलिए मेरा ठीक ठाक वहाँ पे ज्योग्राफी के लिए मैं ठीक इस्टेब्लिश हो गया था वहाँ पे। अब वो सिलेबस चेंज नहीं होता 2013 में, तो मुझे वापस शायद यहाँ आने का मौका नहीं मिलता, वही ठीक ठाक चल गया होता, लेकिन किस्मत है। चलिए, दृष्टि साथ शिफ्ट हो गया क्या? आवाज हो जाता, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले कल। कुछ नहीं कर सकते, किसका करियर कहाँ पे चमक जाएगा। नहीं, अभी भी दिल्ली का गैम्बल है, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में जो नीचे वाले लेवल पे इन्होंने काम कर रखा है, झुग्गी झोपड़ी वाले, ऑटो वाले, इनको परेशान, वो जो मिलना चाहिए वो ठीक ठाक कर रखा है इन्होंने, जो है नीचे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। बस ये है कि कांड में फंस गया, तो इसके कारण से हारने की संभावना भले बन जा रही कि दारू वारू के कांड में फंस गए। ठीक है, नहीं कांड तो किए ही होंगे। और बाकी देखो, सरकार जब चेंज होती है ना, तो हर किसी को पता होता कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अब इंटेंशनली फिर इन्होंने, अब मालूम है कि इनको मौका मिला है, तो जितने भी उसके कॉम्पिटिटर्स है उसको क्या कर दो, साइड करने के लिए जो हो सकता है वो कर रहे हैं, ताकि अब उसके बाद जनता की अपनी सोच समझ है, क्या सोच करके देते हैं नहीं देते हैं, ये बात अलग है। तो दिल्ली में अभी भी थोड़ा सा स्थिति नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी, हालांकि 2 बार आ गए, तो एक तो ये होता है कि एंटी वाला चला ही जाता है, आपका एंटी कैम्पेंसी रहती तो हो सकता है। चलिए, क्या करना है, कोई भी जीते, हमें तो अपना भविष्य देखना है। चलिए, क्लियर हो गया वाला। तो यहाँ पे और कॉजेस में ये आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे भाई, नॉन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गया, इसके अलावा ग्राउंड वाटर, मैंने कहा भूमिगत जल का नीचे जाना भी हो सकता है, क्योंकि भूमिगत जल नीचे जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे,
और वो भूमि भी क्या बन जाती है आपकी, बंजर बन जाती है, डिजर्टिफिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और क्या आ सकता है, हाँ वो सब आ जाएंगे, वो भी आप कह जो है वेस्टेज वगैरह जितना अब ये पोल्यूशन वगैरह में, हाँ पोल्यूशन डाल ही दिया हमने, तो सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन अलग हो जाएगा, पोल्यूशन और डाल दो, बाकी जो पोल्यूशन हो रहा है आपका है ना, ई वेस्टेज वगैरह सब आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका जो। और इसके अलावा क्या हो सकता है, और कोई कारण हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, भूमि के इसके लिए जो है, ठीक है, कारण ये हो गए, ठीक है, ये सब कारण हो गए आपके। प्लॉटिंग ये सब आ जाएगा। फिर वही प्लॉटिंग व्लॉटिंग क्या हो रहा है आज की डेट में, जो एग्रीकल्चर लैंड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, जो है रेसिडेंशियल में, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, रेसिडेंशियल्स बनाए जा रहे हैं आपके, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह को एक्वायर करके क्या कर रहे हैं हम लोग, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट डाल सकते हो, है कि नहीं। तो और इस सलाह देते समय डाल देना कि भैया अक्वायरमेंट तो जरूरी है, लेकिन कम से कम एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ दो। हमारी एग्रीकल्चर लैंड एक्विजिशन पॉलिसी में क्या होना चाहिए, ठीक, अभी हमारे पास क्लियरली मेंशन नहीं, लेकिन आने वाले समय में मेंशन हो जाएगा कि कम से कम एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर अदर पर्पज से ना किया जाए, या ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कम होती जाएगी तो खाओगे क्या, तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा आगे बस समझ में। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, परिणाम, भूमि ह्रास के परिणाम, भूमि ह्रास के परिणाम, तो परिणाम क्या होंगे, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो एक तो कृषि उत्पादकता में कमी आएगी, कृषि भूमि कम हो रही है, अभी देखा ना हमने, कृषि भूमि लैंड, एग्रीकल्चर लैंड क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। डेटा डाल देना, 45.5% हो गया, पहले कितना था 46.6% था, है कि नहीं, ये कम होती जा रही है। नेट सोन एरिया हमारा क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होगा, इफेक्ट होगा, ये भी कम होगा, है कि नहीं। फिर दूसरा डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, मरुस्थलीकरण क्या हो रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है, डिजर्टिफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही पढ़ने वाले, है कि नहीं। उसके बाद आपका आ जाएगा, आपके जो है डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, इसके अलावा आपका फिर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, है ना, वैश्विक तापन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करते जा रहे हैं हम लोग जो है, तो उससे और बढ़ेगा आपका जो है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी लैंड डिग्रेडेशन के कारण से, भूमि उपयोग परिवर्तन, इसलिए सिलेबस में कई जगह लिख देता ना, वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, लैंड यूज चेंजेस का क्या है, रिजल्ट है, लिख देता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि भूमि उपयोग परिवर्तन का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब इससे संबंधित है आपके जो है, दोनों एक साथ डाल सकते हो, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण से कंसिक्वेंसेस भी आ जाएंगे। और क्या आएगा, हाँ इसमें आज इसके साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फूड सिक्योरिटी हमारी क्या होगी आपकी, खाद्य सुरक्षा हमारी क्या होगी, इफेक्ट करेगी। आ रही बात समझ में, फूड सिक्योरिटी क्या होगी आपकी, खाद्य सुरक्षा इफेक्ट करेगी, राइट। और क्या होगा, वाटर क्राइसिस भी होगा कई जगह पे, होगा कि नहीं होगा, वाटर क्राइसिस, जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी कई जगह पे, जल संकट होगा तो ड्राउट कंडीशन और बढ़ेगी, फ्लड भी बढ़ेगा कई जगह पे, आपका फ्लड इंटेंसिटी, फ्लड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपकी जो है ना, बहुत ही मैंने कहा ये सब टॉपिक बहुत कॉमन है, इतने पॉइंट्स थोड़ा सा अच्छे सोच के वहां पे लिखने लायक, एक सोचने वाला दिमाग आपको मैंने दे दिया, किस डायरेक्शन में सोचना है। हाँ यदि ठीक है, लैंड यूज चेंजेस के कारण से सी लेवल राइज को जोड़ सकते हैं वैसे, हाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस ऐसे भी होगी, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी आपका जो है, पॉल्यूशन अन्य कारणों से हो ही रही है आपका, है कि नहीं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है आपकी जो है। हाँ डाल दो, मैंने कहा खुला खुला, गलत कुछ नहीं है, खुला टॉपिक है, उसमें गलत नहीं है, वो भी डाल सकते हो भाई,
कि मनुष्य का हेल्थ इश्यूज डाल देना, वही हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है, और उसके कारण से फिर आगे बस समझ में, तो ओपन टॉपिक है। तो ये हो गया आपका कंसिक्वेंसेस। अब उसके बाद समाधान दे दो, मेजर्स क्या होंगे। तो मेजर्स में फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाएगा आपका, क्या करना है कि नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सतत विकास। और उसके अलावा फिर से वही हमारे पास एक लैंड यूज पॉलिसी, एक अप्रोप्रिएट लैंड यूज पॉलिसी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट लैंड यूज पॉलिसी, उपयुक्त भूमि उपयोग नीति होना चाहिए हमारे पास। इसमें फोकस क्या होना चाहिए कि कम से कम एग्रीकल्चर लैंड को अक्वायर ना किया जाए, स्ट्रिक्टली इसको बैन किया जाए। आई ना बस समझ में। हाँ डाल सकते हो, लैंड यूज पॉलिसी में सेटलमेंट भी आ जाएगा आपका, प्रॉपर सेटलमेंट की व्यवस्था वगैरह डाल सकते हो। लैंड यूज में सब आ गया ना आपका, अब जिसके लिए भी यूज कर सकते हो। जो 9 यूज है उसमें उसको फोकस करके बता दो कि फॉरेस्ट कवर को और बढ़ाने पे जोर देना पड़ेगा, और ज़्यादा इसको ग्रो करने के लिए फोर्स करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर लैंड को बिल्कुल भी क्या करने की ज़रूरत है, आपके जो है पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। डू नॉट एक्वायर फॉर एनी अदर पर्पज, है कि नहीं। तो ये सब आ जाएंगे आपके कॉमन, मैंने कहा ना कॉमन सोच करके लिखना है। आ रही बस समझ में। फिर वाटर कंजर्वेशन पूरा डाल देना, वाटर कंजर्वेशन के पूरे क्या होने चाहिए, वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए। सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के पूरे प्रिवेंशन पॉलिसी में होना चाहिए हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकना। हाँ वो तो मेथड हो गई ना आपकी जो है, ठीक है, वो तो मेथड कैसे करोगे तो उसके लिए हाँ डाल सकते हो। ग्रीन बेल्ट, प्रॉपर ग्रीन बेल्ट आपका शहरों के ना, ग्रीन बेल्ट का मतलब हरित पेटी, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, ये सब आपका जो है एक ग्रीन बेल्ट। या अर्बन सिटीज, अर्बनाइजेशन में हमें इस बात को ध्यान रखना है ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए। आ जाएगा समझ में। वेटलैंड कंजर्वेशन डाल देना, पूरा का पूरा वेटलैंड कंजर्वेशन मस्ट है। मैंने कहा ना कि एकदम बाकी टॉपिक जो पढ़ोगे तो लगेगा बहुत इजी, मतलब कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा एक आइडिया देना होता है क्या पढ़ना है किस टॉपिक में। और ऐसे नहीं कि पेपर भी देखोगे तो आराम से लगेगा कि हाँ आपका 75% पेपर्स जो है यूपीएससी ऑप्शनल का ज्योग्राफी का आराम से बन जाता है, 25% थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। सेकंड पेपर तो थोड़ा सा समझ अच्छे से, तो बिना पढ़े भी आप ठीक ठाक उसमें बहुत कॉमन सेंस के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। थोड़ा सा भी सिलेबस को समझ लिया आपने तो सेकंड पेपर तो बहुत सारा ऐसे ही कवर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दे दूंगा, बाकी तो क्वेश्चन जरूर देखा करो, लिखा करो। समझ में आ गया। मैं चेक करके दे दूंगा अपने हिसाब से, टाइम 1 बाई 1 काम करना पड़ता है। नोट्स का काम पहले करूंगा फिर चेक करने बैठूंगा, सब काम एक साथ नहीं होते ना, काम करने का तरीका यही होता है कि 1 बाई 1। अब आज इंग्लिश वाला मैंने फाइनल करके दिया है, तो सामने वाला टाइपिस्ट लोग सेटिंग वेटिंग करके दे देंगे, फिर हिंदी में उसको करना है अभी। तो मेरे नोट्स भी दिल्ली में जैसे था कि बेस्ट नोट्स में बीका करते थे मेरे, मतलब हिंदी मीडियम में, उस समय इंग्लिश मीडियम था नहीं मेरे पास, तो हिंदी मीडियम में मेरे अभी भी दिल्ली से हर साल में 1-2 फ़ोन आ ही जाते हैं मेरे पास कि सर आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे करके। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा और क्या करोगे भाई। हाँ हाँ, जो भी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको भी फॉलो करेंगे, लिख सकते हो। तो ये सब आ जाएंगे। तो आगे बस समझ में। तो साइंटिफिक लैंड मैनेजमेंट समझ गए, एक वन वर्ड में कहना चाहेंगे तो क्या होगा, साइंटिफिक लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वैज्ञानिक भूमि
प्रबंधन, तो इस वैज्ञानिक भूमि प्रबंधन में सब आ जाएगा, तो ये याद रखने हैं। तो ये हो गया आपका एक लैंड यूज चेंजेस वाला टॉपिक। कल आगे के टॉपिक पढ़ेंगे डिजर्टिफिकेशन और आगे जो भी है लैंड मैनेजमेंट। तो ये हो गया एक टॉपिक, सिंपल है। चलिए यूपीएससी अब क्या है ना कि मार्केटाइजेशन का ज़माना है, यूपीएससी उतना टफ है नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़ा सा सही ईमानदारी से गाइड करने वाले टीचर्स चाहिए होते हैं। लेकिन बिजनेस बनने के कारण से क्या है ना, दिल्ली जैसे शहरों में पूरा बिजनेस बन गया है, तो कई लोग अपनी तरफ से ठीक से पढ़ाते भी है, बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ने वाले तो मिले पहले वो भी समस्या है, तो बच्चे भी ठीक से मेहनत करने वाले, तो अभी तो थोड़ा ठीक भी हुआ है वैसे, कोचिंग संस्था ने थोड़ा सा नोट्स वगैरह अब हर चीज़ अवेलेबल हो गई, तो थोड़ा क्लासेस कैसे चल रही है तो मुझे नहीं पता, गया नहीं बहुत दिन से। अब वहाँ जाने के बाद बच्चों के बीच में रहो तो बच्चों से समझ में आ जाता है ना कि क्या कैसे है, उनकी सेटिस्फैक्ट्री लेवल क्या है, सिलेबस टाइम पे हो रहे नहीं हो रहा है, कितना पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे ना, वो तो वहाँ रहो तो पता चलता है। बाकी तुम लोग के टच में होंगे तो बता देंगे कैसे क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे क्या है कि भीड़ है,